जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, बिहार कांस्टेबल के लिए हम लोग विज्ञान का प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। तो साथियों, हो जाइए तैयार। जो भी मेरे प्यारे साथी बिहार कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों चलिए, आप सभी साथी से गुजारिश है कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें होना उसको आप लोग नोट करते चले। साथियों चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। देखिए साथियों, ये रहा आज के सेशन का पहला प्रश्न। तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। क्या लिखा है कि यदि किसी चालक की लंबाई 2 गुनी, ठीक है, और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है कितना हो जाएगा। बताइए, कोई चालक है, उसकी लंबाई जो है, उसका लेंथ एल कितना बोला है, 2 गुनी बोला है, 2 गुना बोला है। उसके बाद क्षेत्रफल क्या बोला है साथियों, एरिया जो है वो 1/2 कर देने बोला है, आधा कर देने बोला है। तो उसका प्रतिरोध यानी आर जो होगा, रेसिस्टेंस जो होगा साथियों, आर कितना होगा यही आपको बोला है। तो देखिए, आपको पता है ना कि क्या होता है, एक फॉर्मूला आर बराबर क्या होता है, आर बराबर L/A होता है। यानी आपका L/A होता है आर बराबर। और एल क्या बोला है साथियों, एल यानी 2 गुनी, तो इसको आप 2L कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या बोला है, ए को जो बोला है ना, यानी एरिया को आधा करने बोला है, तो इसको आप A/2 कर दीजिए। इसको जो आप हल कीजिएगा ना साथियों, देखिए इसको आप हल कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। ये आपका रह जाएगा 2L ऊपर रह जाएगा इंटू 2 यहाँ पे A नीचे आ जाएगा साथियों। जब इसको आप हल कीजिएगा तो आपका 2 दूनी 4 L/A आ जाएगा। यानी पहले आपका क्या था, L/A था, अब कितना हो गया, 4L/A हो गया। तो साथियों देखिएगा कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा साथियों। तो पहले सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे एक के बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग बने रहें और अपनी तैयारी को ना और मजबूत करते चले साथियों। देखिए अगला प्रश्न है कि जब हम उत्तल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए साथियों, कोई पोजीशन नहीं बोला है, बस ये बोला है कि उत्तल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्या साथियों उत्तल दर्पण के सामने में आपका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, या फिर उत्तल दर्पण के सामने आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, या फिर साथियों आभासी और उल्टा होगा, या फिर वास्तविक और सीधा होगा। फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि उत्तल दर्पण के सामने आप खड़ा हैं और आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा साथियों। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब आप उत्तल दर्पण के सामने में खड़ा रहिएगा तो आपका प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होगा। चाहे आप किसी भी पोजीशन पे खड़ा हो जाए साथियों, उत्तल दर्पण में कहीं पे भी आप खड़ा हो जाएं, आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर देखिए आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब चाहिए तो उस कंडीशन में आपको कौन सा दर्पण का जरूरत पड़ेगा साथियों, तब आपका अवतल दर्पण का जरूरत पड़ेगा। यानी उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा साथियों। और यहाँ से अगर ये भी सवाल पूछे कि प्रिय साथियों बताइए कि आपको क्या चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, तो किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ना साथियों किसका, अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। तो बढ़ेंगे इसके बाद दूसरे प्रश्न में। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी तैयारी भी कैसी हो रही है। चलिए 2 के बाद बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये लीजिए आ गया तीसरा प्रश्न आज के सेशन का। क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बुझाने के यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। देखिए जो बुझाने वाला यंत्र होता है ना साथियों, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक सवाल तो आपका यहीं से बन गया। क्या सवाल बन गया कि अगर पूछ देगा कि जो बुझाने वाला यंत्र होता है, आग को बुझाने वाला यंत्र, उसमें किस गैस का इस्तेमाल होता है, तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक सवाल यहीं से बन गया साथियों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है साथियों। तो क्या पहला ऑप्शन है कि ये जल में घुलनशील है इस वजह से, या फिर यह जल को उबालती है इस वजह से, साथियों ये ऑक्सीजन को विस्थापित करती है इस वजह से, या फिर ये ज्वलनशील है इस वजह से। देखिए आप ध्यान रखिएगा कि देखिए दहन के लिए ना, दहन के लिए यानी जलने के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, तो जलने के लिए ना साथियों ऑक्सीजन काफ़ी आवश्यक है। यानी ऑक्सीजन को कौन सा गैस बोला जाता है, दहन गैस बोला जाता है। किसको साथियों, ऑक्सीजन को दहन गैस बोला जाता है। इस बात को आप जानते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है साथियों, वो ना ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है। क्या करता है, वो ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, CO2, वो ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है, इसलिए साथियों आग बुझ जाती है। इसीलिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 3 के बाद चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने में है, हार्मोन से प्रश्न है। बोला है कि इंसुलिन
किस अंग द्वारा स्रावित होता है? बताइए, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? क्या यकृत द्वारा स्रावित होता है, या अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, या फिर वृक्क द्वारा स्रावित होता है, या फिर अन्न नलिका द्वारा स्रावित होता है? तो साथियों, इंसुलिन जो है वो आपका ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, और उस ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। क्या साथियों? अग्नाशय ग्रंथि। अब देखिए यहाँ से ना और क्या क्या सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा कि अग्नाशय को ना मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। कैसा ग्लैंड साथियों? मिक्स ग्लैंड। मिक्स माने मिश्रित। अगर आपको पूछ दे कि मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, तो अग्नाशय है। और यहाँ से ये पूछ दे कि इंसुलिन जो स्रावित होता है वो अग्नाशय के किससे साथियों? तो ध्यान रखिएगा, बीटा सेल से। किससे? अग्नाशय का जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, यानी लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है ना साथियों, उसके बीटा सेल से आपका इंसुलिन स्रावित होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न की ओर। देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है। सही है। ये किस घटना का कारण बनता है? बताइए। देखिए पृथ्वी जो हमारी जो पृथ्वी है वो कितना 23.5 डिग्री अपने किस में झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो बोल रहा है कि ये किस घटना का कारण बनता है? तो क्या साथियों, ये वर्षा का कारण बनता है, या फिर चंद्र ग्रहण का कारण बनता है, या ऋतुओं का परिवर्तन का कारण बनता है, या फिर दिन और रात? तो साथियों आप पढ़े होंगे इस बात को जरूर, जब आप अक्षांश देशांतर जब आप ग्लोब के बारे में पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि जो 23.5 डिग्री झुका है ना साथियों, इसी वजह से क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। किसका? ऋतु यानी मौसम में जो बदलाव आता है ना साथियों, वो जो आपका पृथ्वी 23.5 डिग्री पे जो झुका हुआ है, इसी वजह से क्या होता है? आपका ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। अब देखिए यहाँ से ना कुछ और भी सवाल आपके बन सकते हैं। क्या सवाल? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो उसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कर्क रेखा कहते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं साथियों? तो इसको मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मकर रेखा कहते हैं। इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा साथियों। और यहाँ से आपको कुछ और बातें याद रखना है। देखिए जब आ गया है तो इसको थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग। ये जो कर्क रेखा है ना साथियों, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। और ये हमारे भारत के कुल कितने 8 राज्यों से होकर गुजरता है। हमारे भारत के कुल कितने राज्यों से साथियों? 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। कौन? आपका कर्क रेखा। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे 5 के बाद 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिए छठा प्रश्न है कि कौन सी धातु जल में डालने पर तुरंत प्रतिक्रिया करती है? बताइए किस धातु को आप जल में डालिएगा तो वो तुरंत प्रतिक्रिया करेगा? क्या आपका सोना साथियों, या फिर तांबा, या फिर पोटेशियम, या फिर लोहा? तो देखिए आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है साथियों, ये काफ़ी क्रियाशील धातु है। इसको अगर पानी में डालिएगा ना, इसको अगर आप पानी में डालिएगा तो ये क्या बोलेगा? हम पुष्पराज हैं। क्या है? फ्लावर नहीं समझना है, बल्कि क्या समझना है इसको? फायर समझना है। ये पोटेशियम और जो सोडियम है ये दोनों फ्लावर नहीं बल्कि क्या है? फायर है। जब ये दोनों आपका जल से रिएक्शन, जल में इसको डालिएगा ना तो ये क्या कर लेता है साथियों? फायर लगा देता है। क्या करता है? यानी आग लगा देता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए ना साथियों सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? इन दोनों को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि केरोसिन के अंदर किसको डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम को किस में? केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है साथियों। क्योंकि उसको अगर पानी में रखिएगा तो क्या करेगा? हम पुष्पराज हैं, यानी वो आग लगा देगा साथियों। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए साथियों 7वां प्रश्न आपका है कि डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? बताइए डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? क्या शर्करा का प्रकार अंतर है, या फिर बेस की संरचना साथियों, या फिर संरचनात्मक रूप, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना, जो डीएनए और आरएनए में ना वो संरचनात्मक रूप से भी वो अंतर है एक दूसरे से, और बेस की संरचना के आधार पर भी एक दूसरे से अंतर है, और शर्करा का प्रकार के आधार पर भी साथियों वो डीएनए और आरएनए एक दूसरे से क्या है? अंतर है। इसलिए क्या हो जाएगा साथियों? इस सवाल का जवाब आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद बढ़ेंगे 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 7 के बाद 8वां प्रश्न की ओर। साथियों 8वां प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? बताइए प्रकाश की गति अधिकतम क्या आपका जल में होती है, या कांच में होती है, या हीरा में होती है, या निर्वात में होती है? साथियों फटाफट जवाब दीजिए कि प्रकाश की गति ना अधिकतम किस में होगा? तो देखिए आप जानते हैं कि प्रकाश की गति का जब भी बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होगा साथियों? वो आपका निर्वात में होगा। किसमें? प्रकाश का गति सबसे ज़्यादा किस में होगा? निर्वात में होगा। बस आपको प्यार से ये बताना है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितना है, आपको कमेंट करके बताना है साथियों। आप सभी प्रिय साथियों से गुजारिश है कि आप
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। और आप जानते हैं कि हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो आपका हीरा है, और इसका अपवर्तनांक की बात करें तो कितना है साथियों, 2.42 होता है, 2.42 होता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। साथियों चलेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न की ओर, और इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न संख्या 9 देखिए कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। देखिए हमारे शरीर में ना शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों रक्त बहता है। तो बोला है कि रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है। क्या हमारा दिल करता है, या फिर वृक्क करता है, या यकृत करता है, या फिर फेफड़ा करता है। साथियों जवाब दीजिए कि रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो हृदय है ना साथियों, इसमें कितना चैम्बर है, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर है, 2 अलिंद होता है और 2 नीले होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और देखिए ये आपका हृदय क्या करता है, ये पंप करने का काम करता है। किसका, पंप करने का काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो देखिए रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, तो रक्त को शुद्ध करने का काम वृक्क करता है। कौन साथियों, वृक्क करता है। वृक्क क्या करता है, आपका रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए 10वां प्रश्न आपका है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। देखिए ध्वनि तरंगे साथियों किस माध्यम में सबसे तेज चलेगा, क्या आपका ठोस में चलेगा या तरल में चलेगा, यानी द्रव या फिर गैस या फिर निर्वात। तो आप एक बात तो ऐसे नोट कर लीजिए कि देखिए ध्वनि को चलने के लिए ना माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए इसको तो आप पहले ही काट दीजिए साथियों, ये जवाब होगा नहीं। अब देखिए क्या बोला है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है ना, तो साथियों आप ध्यान रखिएगा सबसे अधिक तेज आपका सॉलिड में, उसके बाद फिर लिक्विड में, और सबसे कम गैस में साथियों। तो देखिए सॉलिड आपका कहाँ है, तो सॉलिड आप देखिएगा तो ठोस आपका ऑप्शन ए में है। और इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे अधिक, तो ठोस माध्यम में, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर पूछता साथियों सबसे कम किस में, तो आंसर क्या हो जाता आपका गैस हो जाता, लेकिन बोला कि सबसे अधिक बोला है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा साथियों। चलिए 10 के बाद बढ़ेंगे 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखिए साथियों 11वां प्रश्न है कि जब कोई वस्तु पानी में डूबी होती है, ठीक है, और बाहर से अधिक हल्की प्रतीत होती है, तो इसका कारण क्या है। देखिए कोई चीज़ में पानी में डूबा है और उसको आप खींचिएगा ना, वो आपको काफ़ी हल्का लगता है। क्या कारण है साथियों, क्या आपका गुरुत्व बल के कारण, यानी गुरुत्व बल घटता है इस कारण से, या फिर पानी से बल प्राप्त होता है इस वजह से, या फिर अपवर्जन बल लगता है इस वजह से, या फिर साथियों द्रव्यमान कम हो जाता है इस वजह से। तो देखिए आपको पता है, आप सबको पता है कि पानी में ना एक बल होता है, और उस बल को क्या बोलते हैं, अपवर्जन बल या फिर उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं साथियों, उत्प्लावन बल, यानी बॉयंस फोर्स बोला जाता है, यानी उत्प्लावन बल या फिर अपवर्जन बल होता है साथियों। तो देखिए इसी बल की वजह से ना क्या होता है, कोई भी चीज़ ना ऊपर की ओर फेंका, जैसे पानी में कोई भी चीज़ डूबता है ना, उसको ऊपर की ओर फेंका जाता है। कौन सा, अपवर्जन बल के कारण, या फिर उत्प्लावन इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं साथियों, उत्प्लावन। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, उत्प्लावन बल साथियों, इस बात को नोट कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ से एक बात और आप जान लीजिए कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था। उत्प्लावन का अगर सिद्धांत की बात करें साथियों, तो आप इसको भूलना नहीं है आपको। क्या पता किस तरह आपको सवाल पूछ दे, तो उत्प्लावन का सिद्धांत बोले तो आर्किमिडीज हो जाएगा। कौन होगा साथियों, आर्किमिडीज हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है कि उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज साहब दिए थे। किसने, आर्किमिडीज साहब दिए थे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं। रुकिएगा साथियों, थोड़ा सा ई का हो गया। हाँ आइए आगे आपका 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखिए कि यदि बल को विस्थापन की दिशा में लंबवत लगाया जाए तो कार्य होगा। देखिए साथियों कार्य होने के लिए यहाँ से ना एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, W = F × S, उसके बाद cos थीटा। W = F × S cos थीटा। अब क्या बोला है साथियों कि यदि बल विस्थापन की दिशा के लंबवत लगाया जाए तो कार्य होगा। देखिए लंबवत बोला है, लंबवत का मान इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और लंबवत में थीटा का मान कितना हो जाएगा साथियों, 90 डिग्री हो जाता है। लंबवत में थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो बोला कि कार्य होगा। क्या कार्य साथियों अधिकतम होगा, या कार्य न्यूनतम होगा, या कार्य शून्य होगा, या फिर कार्य नकारात्मक होगा। तो साथियों आप ध्यान रखिएगा, जब भी थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा ना, लंबवत हो जाएगा, तो कार्य शून्य हो जाएगा। क्या होगा, कार्य शून्य होगा। अब कैसे कार्य शून्य होगा, देखिए यहाँ से आपको ना हल करके दिखाते हैं साथियों, आपको ऐसे हल करके दिखाते हैं। आप सभी साथी क्लास 10 में त्रिकोणमिति जरूर पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, F × S cos थीटा, यानी cos
थीटा, थीटा की जगह में कितना बैठाएंगे 90 डिग्री बैठाएंगे। अब आगे हल करके देखिए साथियों, ये हो जाएगा एफ का एफ इंटू एस इंटू कोस 90 का मान कितना होता है साथियों, साइन 90 का मान, यानी साइन 0 का मान होता है उतना कोस 90 का मान होता है, तो साइन 0 का मान 0 यानी कोस 90 का मान 0। तब देखिए इस पूरी को अगर आप 0 से गुना कीजिएगा तो आपका वर्क बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वर्क बराबर 0 हो जाएगा। और यही ना साथियों, जैसे कुली द्वारा जो कार्य किया था, कुली द्वारा रेलवे स्टेशनों में कुली द्वारा जो किया गया कार्य, वो भी आपका इसी का उदाहरण है। उसके द्वारा भी किया गया कार्य शून्य होता है, वो साइंस के हिसाब से। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखिएगा तो वो कुली बहुत काम करता है, लेकिन साइंस के हिसाब से देखिएगा तो कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होता है साथियों, शून्य होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न की ओर। देखिए 13वां प्रश्न आपका है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। बताइए फटाफट, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? क्या आपका मैडम क्यूरी ने, या फिर रदरफोर्ड ने, या फिर बैकरल ने, या फिर बॉयल ने? फटाफट जवाब दीजिए साथियों कि आपका किसने खोज किया था, आपका रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, आप याद रखिएगा कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने, बैकरल ने किया था। किसने साथियों, बैकरल ने क्या किया था, रेडियो धर्मिता की खोज किया था। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे 13 के बाद बढ़ेंगे हम लोग 14वां प्रश्न की ओर। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें। देखिए 14वां प्रश्न, जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता है साथियों कि इमेज लाना पड़े ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, तो हम लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के साथ ना इमेज भी लाते हैं ताकि उसके द्वारा आप इजीली समझ सके। देखिए 14वां प्रश्न है कि प्रकाश की किरण जब दुर्बल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है साथियों, तो वो यानी प्रकाश की किरण क्या होता है, दुर्बल माध्यम। यानी दुर्बल को हम लोग बोलते हैं, अब जब पढ़े थे उसको क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विरल। विरल माने पतला साथियों, विरल माने पतला। और एक क्या होता है, अब एक क्या होता है सघन, सघन माने मोटा। जैसे आप पानी और हवा ले लीजिए तो हवा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और पानी सघन हो जाएगा साथियों। तो देखिए क्या बोला है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तब क्या होता है, तो क्या सोचते, वो मूर्ति नहीं है। बोला कि क्या वो मूर्ति नहीं है, या फिर सामान्य की ओर मूर्ति, सामान्य जिसको अभिलंब हम लोग बोलते हैं, वो अभिलंब की ओर मूर्ति है, या फिर सामान्य से दूर जाती है, या फिर साथियों परावर्तित होती है। फटाफट बताइए। तो देखिए साथियों, जब ना प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगा तो देखिए विरल में ना वो फ्रीली जलता है, क्योंकि वहाँ पे उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन सघन में क्या होता है साथियों, वो थोड़ा घना होता है, तो इसलिए वहाँ आकर के ना उसका गति में परिवर्तन हो जाता है, और उसका गति क्या हो जाता है, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में देखिए, इस तरह से ये आ रहा है, उसके यहाँ आने के बाद ये आपका सीधे इसी तरह से नहीं किया साथियों, बल्कि क्या किया, वो आपका जो ये अभिलंब है ना, ये जो आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो है, ये आपका नॉर्मल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं, इसकी ओर देखिएगा, ये जो किरण है मुड़ गया है, ये जो ये वाली जो किरण है साथियों, इसकी ओर मुड़ गया है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों कि सामान्य की ओर मुड़ती है। किधर, सामान्य की ओर मुड़ती है। लेकिन यही सवाल को अगर उल्टा कर देता साथियों कि जब क्या करता कि प्रकाश की किरण सघन से, किधर से, सघन से अगर विरल की ओर जा रहा है, अगर किधर विरल की ओर जाए, तब प्रकाश की किरण क्या होगा साथियों, तो उसमें मुड़ेगा नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, उस समय देखिए आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे वो किसी के इसमें है, कंडीशन में है, और जब यहाँ से जो ही वो बाहर निकलेगा, समझिए कि जेल से जो ही वो बाहर निकलेगा, तो क्या वो उसके हिसाब से चलेगा साथियों, नहीं, बल्कि वो अपने मनमानी चलेगा। मनमानी चलने का मतलब वो आपका जो अभिलंब है ना, जो नॉर्मल है, उससे वो दूर भागेगा साथियों, उसको ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 14 के बाद बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 15 है, आई जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसको क्या कहा जाता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कोशिका का केंद्र कहा जाता है, या पाचन केंद्र कहा जाता है, या ऊर्जा घर कहा जाता है, या आरएनए का स्रोत कहा जाता है? आई जो सवाल है ना साथियों बहुत आसान है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, बस इतना जान लीजिए, ये आपका क्या है, ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा घर कहा जाता है। बस आपको ये बताना है प्यार से कमेंट बॉक्स में। देखिए आप सभी साथी ना कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी किया कीजिए, उससे ना आप में क्या होगा ना, आप जिस चीज़ को कमेंट कीजिएगा वो बातें आपको हमेशा याद रह जाएगी साथियों। इसलिए बताइए कि देखिए आपको ये बताना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा रहता है ना साथियों, वो किस रूप में जमा रहता है, किस रूप में संचित रहता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 15 के बाद बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की ओर। देखिए साथियों 16वां प्रश्न है कि 1 न्यूटन बल किसे कहते हैं, 1 न्यूटन बल किसे कहेंगे साथियों? क्या आपका वह बल जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करे, या फिर 1 किलोग्राम को 1 मीटर धकेले, या फिर 1 जूल ऊर्जा दे, या उपरोक्त सभी? देखिए साथियों इन ऑप्शनों के हिसाब से भी आप खेल सकते हैं। तो देखिएगा इन सभी ऑप्शनों में से ना जो पहला ऑप्शन है कि वह बल जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करे, उसको क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बल कहते हैं। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। देखिए 17वां प्रश्न आपका क्या है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है?
और ये क्या मापती है बताइए। विद्युत धारा की इकाई क्या है साथियों, और ये किसको मापता है। क्या ये इसकी इकाई वोल्ट है और ये विभवांतर को मापता है, ठीक है साथियों। क्या आपका ओम है और ये आपका प्रतिरोध को मापता है, या एम्पियर है या जो धारा को मापता है, या वाट है जो शक्ति या फिर ऊर्जा को मापता है। बताइए साथियों विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो देखिए आपको पता है कि विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या साथियों, एम्पियर, एम्पियर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पियर। और ये किसको मापता है, धारा को मापता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा कि विभवांतर वोल्ट हो जाएगा, प्रतिरोध यानी प्रतिरोध आपका प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम हो जाएगा साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका ना जैसे विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम, और प्रतिरोधकता का आपको ना बस प्यार से यहाँ से ये बताना है कि प्रिय साथियों प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताइए आप। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। चलिए बढ़ेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे आप लोगों की इजाज़त से। देखिए 18वां प्रश्न है कि डीएनए का दोहरा कुंडली रूप किसने दिया। जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था साथियों। क्या आपका वाटसन और क्रिक ने दिया था, या डार्विन ने दिया था, या मेंडल ने दिया था, या न्यूटन साहब दिए थे। बताइए। देखिए डीएनए का दोहरा कुंडली रूप ना, ये सवाल बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको आप नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा। आपको याद रखना है कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी दोहरा कुंडली रूप किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था साथियों। यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। देखिए 19वां प्रश्न आपका है कि जल वाष्प के संघनन से क्या होता है। जल वाष्प के संघनन से क्या होता है साथियों। क्या आपका ऊर्जा का ह्रास होता है, या फिर ऊर्जा का अवशोषण होता है, या ऊर्जा का विकिरण होता है, या ऊर्जा का निर्गमन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जल वाष्प के संघनन से ना ऊर्जा का निर्गमन होता है। यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा कि जल वाष्प के संघनन से ऊर्जा का निर्गमन होता है। आप ध्यान रखिएगा 19 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 19 के बाद पढ़ेंगे 20वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न साथियों। देखिए अंतिम प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताइए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या यकृत हो जाएगा, या अग्नाशय हो जाएगा, या पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, या थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। साथियों ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला सवाल का जवाब आप लोगों पर छोड़ते हैं। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, इस सवाल का जवाब देना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसका जवाब आप लोगों को ना साथियों कमेंट बॉक्स में देना है, फटाफट देना है साथियों, और हर हाल में जवाब देना है। तो साथियों ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। हम लोग आज के सेशन में कुल 20 प्रश्नों को देखे और लगभग सारे प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने का कोशिश किए, उसको समझने का कोशिश किए। तो साथियों बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे साथियों तब लाइक करें और दोस्तों से भी शेयर करें। अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।